Very good morning and welcome to RSTV's special broadcast. The biggest festival of democracy is here. The first phase of Lok Sabha election in the world's largest democracy has begun. The seventh phase election is the culmination of months of bitter, grueling political battle. 91 seats across 18 states and 2 union territories will go to polls today. The last phase of elections will be held on 19th of May and the counting of votes will be held on 23rd of May. There are also assembly elections today in 4 states, and in the next 120 minutes, I, Aishwarya Kapoor, and my colleague Preeti Singh will bring you up to date with all the election related news. नमस्कार, राज्यसभा टीवी की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव आज से शुरू हो गया है और अगले 2 घंटे तक लगातार हम आप तक हर अपडेट और लोकतंत्र के इस पर्व की हर तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान जारी। 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 91 सीटों पर मतदान। 14 करोड़ से ज्यादा मतदाता 1279 उम्मीदवारों के भाग्य का करेंगे फैसला। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त के साथ बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए खास इंतजाम। पहले चरण में दांव पर दिग्गजों की किस्मत। मैदान में नितिन गडकरी, किरेन रिजिजू, महेश शर्मा, वीके सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, रमेश पोखरियाल निशंक, जीतन राम मांझी, नबाम तुकी और मुकुल संगमा की किस्मत का भी होगा फैसला। आंध्र प्रदेश में विधानसभा की 175 सीटों के लिए मतदान जारी। राज्य के बंटवारे के बाद पहला चुनाव। सिक्किम की 32 और अरुणाचल प्रदेश विधानसभा की 57 सीटों के लिए भी वोटिंग जारी। ओडिशा में पहले चरण की 28 विधानसभा सीटों के लिए भी मतदान। लोकसभा चुनाव के दूसरे और तीसरे चरण के लिए प्रचार ने पकड़ी रफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज बिहार के भागलपुर में रैली। असम के मंगलदोई और सिलचर में भी जनसभाओं को करेंगे संबोधित। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए नामांकन जारी। यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी आज रायबरेली से भरेंगी पर्चा। अमेठी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी करेंगे नामांकन। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और ममता बनर्जी की दार्जिलिंग में रैलियां। केरल में मायावती करेंगी प्रचार। तो कड़ी सुरक्षा के बीच देश के 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 91 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, तेलंगाना और उत्तराखंड की सभी संसदीय सीटों में इस चरण में मतदान आज संपन्न हो जाएगा, जबकि बाकी राज्यों में अगले चरणों में भी मतदान होगा। पहले चरण के लिए मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है और ज्यादातर निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान का समय शाम 6 बजे तक का है। नक्सल पीड़ित क्षेत्र और पूर्वोत्तर राज्यों में मतदान का समय अलग अलग है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोगों की भीड़ भी नजर आ रही है। महिलाओं और युवाओं में मतदान को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है, तो बुजुर्ग भी पीछे नहीं हैं। पहली बार वोट डालने वाले युवा मतदाताओं में मतदान को लेकर उत्सुकता देखी जा रही है। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने व्यापक इंतजाम किए हैं। नक्सल पीड़ित इलाकों में ड्रोन और हेलीकॉप्टर के जरिए भी नजर रखी जा रही है। तो अलग अलग जो हमारे संवाददाता हैं वो मौजूद हैं, जो पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाएंगे और लोकतंत्र के पर्व से जुड़ी तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचाएंगे। इस समय पंचानन मिश्रा गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंचानन, गाजियाबाद की बात करें तो वीआईपी सीट वीके सिंह के सामने इस बार किस तरह की चुनौती, और सबसे पहले बताइए सुबह सुबह लोगों का उत्साह किस तरह से नजर आ रहा है? प्रीति, देखिए, लोकसभा चुनाव के जो 7 चरण है उसका आज पहला चरण है। उस चरण का आगाज आज हो गया। सुबह 7 बजे से यहाँ पर लाइन लगनी शुरू हो गई। हम यहाँ पर जब मौजूद रहे तो देखा कि लोगों के में उत्साह है और महिलाएं हैं, चाहे वो बुजुर्ग हो और चाहे वो युवा हो, वो वोट डालने के लिए यहाँ सुबह से ही पहुंचने लगे थे और कुछ देर पहले ही
यहाँ से जो केंद्रीय मंत्री हैं जिनका ये लोकसभा सीट पड़ती है, वीके सिंह, जो पिछली बार भी 2014 में भी उन्होंने बहुत अच्छे करीब 5-5.5 लाख के मार्जिन से यहाँ से जीत हासिल की थी, वो वोट डालकर यहाँ से गए और उन्होंने उनसे जब बातचीत हुई तो उन्होंने ये कॉन्फिडेंस जताया कि इस बार भी जनता उन्हें चुनकर भेजेगी, क्योंकि उन्होंने अपने काम पर और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर भी भरोसा जताया। तो यहाँ का जो समीकरण है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के करीब 8 सीटों पर यहाँ पर मतदान हो रहा है। इस पूरे जो पहला चरण है, जितने भी करीब 18 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में पूरे देश में मतदान चल रहा है, उसमें से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 सीटें हैं और इन 8 सीटों का जो समीकरण ये है कि 2014 में सभी 8 सीटें बीजेपी ने उसमें जीत हासिल की थी। इस बार जो है वो मामला बीजेपी बनाम महागठबंधन का भी है और साथ में कांग्रेस का एक कोना और भी है। तो मामला यहाँ गाजियाबाद की अगर बात करें तो त्रिकोणीय हो गया है इस बार। और महागठबंधन में यहाँ पर बीएसपी, सपा और आरएलडी, उनका गठबंधन यहाँ पर चुनाव लड़ रहा है और सुरेश बंसल को उन्होंने उतारा है। और कांग्रेस ने यहाँ पर एक युवा मैनेजमेंट की जो महिला है डॉली शर्मा, उनको मैदान में उतारा और वीके सिंह यहाँ भारतीय जनता पार्टी से फिर से जो केंद्रीय मंत्री हैं वो दोबारा यहाँ से अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। और लोगों में जो बातचीत करने में जो बात पता लगती है कि डेवलपमेंट एक बड़ा इशू है, खासकर इस गाजियाबाद की सीट पर। तो गाजियाबाद की सीट पर डेवलपमेंट एक मैटर इशू कर, क्योंकि चाहे वो मेट्रो की कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे बसों की बात हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स की बात हो, इन सभी में ये जो सीट है वो मायने रखती है और ये कहीं ना कहीं कोर इश्यूज होंगे लोगों के वोट करने के लिए। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो मामला है वो किसानों का मामला है और कहीं कहीं ध्रुवीकरण भी जो अपना एक समीकरण नजर आता है। तो इन सब इश्यूज पर यहाँ पर लोग वोट डालेंगे और देखना होगा कि किस तरह से, किस उत्साह से लोग वोट डालने आते हैं। In fact, all the three reporters we have with us joining us, Tipu and Anu Diwan is also joining us, and Ravindra Singh Shiran is also joining us. They're keeping a very, very close tab on the elections through the day today. Let's go across to Ravindra Singh Shiran first, who is joining us from Nagpur. Ravindra, all eyes, of course, on the Nagpur seat as well, because this is one of the key battles that we are going to see in the first phase of Lok Sabha election. Of course, it will decide the fortune and the fate of Nitin Gadkari here. Yeah, good morning, Aishwarya. You're right. This is a key constituency, and all the political leaders, the political parties has an eye on this seat. But today is the day for the electorates. Today is the day for the voters. They are the king of the day. You can see since morning, the scheduled time for the voting to start was 7 o'clock. But we came here at around 6 or 6:30. The voters start coming in, trickling in before that. You can see here, long queues are there. This is one of the polling booth where we are standing right now is all women polling booth. This polling booth is completely managed, guarded and protected by the female voter, female. All the employees are women here. All the police personnel, they are also female here. Election Commission is trying to woo the voters. They are trying to encourage the voters and giving all the facilities to them. This is one of the initiative. The pink polling booth is one of the initiative of the Election Commission. Also, Election Commission has made some of the model polling booths where they are trying to give a confidence to the voters that every important basic amenity has been provided to them. Red carpet has been rolled for them. Balloon has also been blown. Water facilities has been given. Differently abled persons has been given with the wheelchair, and every facility, shades has also been provided for those people who are standing there in the queue, and if there is a sunlight, every kind of facility the Election Commission is trying to provide. Also, Election Commission has very meticulously deal with the situation so that no more long queues are there. And to deal with this, they have managed that not more than 1,500 or 1,000 to 1,500 electorates are on one polling booth. This is the polling booth of Nagpur Lok Sabha constituency. As you have mentioned, this is a key constituency. Two political stalwarts are contesting against each other. And also, they are the Guru and Shishya. Nitin Gadkari, he is the sitting member of parliament, and Nana Patole, he is a former member of parliament of the BJP, now contesting on the ticket of the Congress party. Yes. He has publicly said that Nitin Gadkari is my political guru. All the eyes are here.
Also, the 7 seats which are going for the poll in this first phase of the Vidarbh area, some seats of Gadchiroli, the seat of Gadchiroli and Chandrapur, in the past they have been Naxal affected area, Yes. Naxal affected LWE, Yes. and these election commission in this time has made elaborate security arrangement for those specific areas. CRPF has been deployed, the BSF has also been deployed with the help of SP, the state reserve police force. The election commission in those areas has tried to reach out to every voter, to those voters who are living in small hamlets as well, and to provide them confidence that they should come without any fear and come and participate in this the most important democratic system. So, and they need not to be afraid or frightened with the threats which has been issued by the left-wing extremist, and they should come and cast their vote. Every kind of security बिल्कुल, यानी arrangement रविंद्र for आप the कह रहे हैं voters कि has been चुनाव done. आयोग ने And पूरी कोशिश last की है time- कि एक भयमुक्त माहौल में निष्पक्ष तरीके से मतदाता आज बाहर निकले और मतदान करे। जिस तरह से आप बता रहे हैं, लोकतंत्र का पर्व है और आज जो असली बात होगी वो लोगों की बात होगी, मतदाताओं की बात होगी और लंबी कतारें भी आप दिखा रहे हैं। हमारे साथ मोहम्मद फातेह टीपू गया से जुड़े हैं। इसके अलावा हम ओडिशा का भी रुख करेंगे, जहां विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ हो रहे हैं। अनु दीवान बेरामपुर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा हमारे साथ विपिन चौहान भी जुड़े हुए हैं, जो कि उत्तर प्रदेश की गौतम बुद्ध नगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनु, अगर पहले आपका रुख करें, ओडिशा में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव है। हम जानते हैं कि यहाँ एक तरह से एक छत्र राज रहा है बीजू जनता दल का। इस बार किस तरह की चुनौती और ओडिशा में मतदाताओं का उत्साह सुबह सुबह कैसा दिखाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल प्रीति, आज वो दिन है जब पहले चरण के चुनाव के लिए मतदाता अपना वोट डालने आएगा। और यहाँ पे जब हमने देखा कि 7 बजे का टाइम था, लेकिन 6:30 बजे ही जो मतदाता था वो वोटिंग सेंटर पे पहुँच गया था, क्योंकि चुनाव आयोग ने जैसे जैसे हमने समय देखा है, चुनाव आते गए हैं, चुनाव आयोग की तैयारियां पहले से बहुत बेहतर होती गई हैं। मतदाताओं को काफ़ी तरह की फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। जैसे आज गर्मी बहुत है यहाँ पे, उड़ीसा में आपको पता ही है गर्मी बहुत रहती है, तो यहाँ पे प्रॉपर टेंट्स का इंतज़ाम किया गया है, कुर्सियों का इंतज़ाम किया गया है। तो यहाँ पे मतदाता आके अगर इंतज़ार भी कर रहा है अपना नंबर आने का, तो उसको कोई तकलीफ नहीं हो रही। हमने कुछ फर्स्ट टाइम वोटर से भी बात की है कि क्या उनके मुद्दे रहे हैं, क्या उम्मीद करते हैं, क्योंकि सबको पता है कि उनका वोट बेहद कीमती होता है और बेहद ज़रूरी भी होता है। तो जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनमें काफ़ी हमने उत्साह देखा। तमाम मुद्दे थे उनके, तमाम अपेक्षाएं हैं अपनी सरकार से, जिसको लेकर वो यहाँ पे वोट कर रहे हैं। अगर यहाँ पे हम बात करें प्रीति, तो महिलाएं भी हमें काफ़ी बड़ी तादाद में देखने को मिल रही हैं। अभी फ़िलहाल करीब 8:30 ही हुए हैं, लेकिन महिलाओं की संख्या भी यहाँ पे वोट डालने की काफ़ी बड़ी है। और जिस बूथ पर मैं अभी फ़िलहाल हूँ, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये ऑल वुमेन पोलिंग बूथ है, जहाँ पे जितने भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं वो महिलाएं हैं। अगर हमने उनसे भी बात की है और हमने उनसे जानने की कोशिश की कि क्या उत्साह है उनमें, तो उनके लिए सबसे बड़ा ये चैलेंज है। उन्होंने हमें बताया कि ये उनके लिए चैलेंज है और साथ में उनके लिए ये एक्साइटमेंट भी है कि वो यहाँ पे एक बूथ को अपने अंदर, अपनी निगरानी के अंदर पूरी तरह से मैनेज करेंगी, पूरे दिन भर उन्हीं की जिम्मेदारी रहेगी। तो ये सब बातें हमने यहाँ पे देखी जो काफ़ी उत्साहपूर्वक हमें यहाँ पे देखने को मिली है। और यहीं बात करें ओडिशा की, तो यहाँ पे 4 लोकसभा और 28 विधानसभा सीटों के लिए आज मतदान हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें तो बीजू जनता दल, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कड़ा मुकाबला है। अब ये कहना सही नहीं होगा कि यहाँ पे सिर्फ बीजू जनता दल ही है, लेकिन पार्टीज मतदाता जो हैं वो अपने लिए विकल्प ढूंढ रहे हैं, मुद्दों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि ये त्रिकोणीय मुकाबले में हर पार्टी को कड़ी चुनौती मिल रही है। Absolutely, very interesting contest there, Anu. And our reporters are there in all the states where elections are taking place today. They are keeping a very, very close tab on the election that started at 7 in the morning. And Tipu is joining us from Gaya. Remember, Bihar is one of the states which is, casting votes in all the 7 phases. Of course, today is the first phase of the election. Tipu is joining us from Gaya. Tipu, as far as Bihar is concerned, of course, in phase 1, 4 parliamentary constituencies are going to polls in the state today. Tell us how are the electors there at the polling booth where you are in at the moment? What is the mood there? The polling started at 7 in the morning. Just take us through the situation there.
देखिए ऐश्वर्या, आपने सही कहा कि यहाँ पे खास बात जो बिहार में हमें देखने को मिली, अभी हम यहाँ पर गया में है, जो गया का जो जिला स्कूल है, यहाँ पे वोटिंग हो रही है। 6:30 बजे से ही लोग, समाज के सभी वर्गों के लोग यहाँ पर आए और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं वोट देने के लिए। एक ट्रेंड देखने को मिला है किस तरीके से मतदाताओं में उत्सुकता बनी हुई थी अपनी बारी का इंतजार के लिए। तो अभी यहाँ पे धीरे धीरे लोग आ रहे हैं और सबसे बड़ी चीज ये है कि चुनाव आयोग की पूरी कोशिश है कि पूरी तरीके से निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव यहाँ पे किया जा सके। उसके अलावा तमाम मतदाताओं को लेकर के काफी इंतजाम यहाँ पे किया गया है कि वो किस तरीके से ज्यादा घरों से बाहर निकले। दिव्यांगों की संख्या यहाँ पे काफी है और युवा वोटरों की अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए, तो युवा वोटर भी 50,000 की तादाद में गया लोकसभा क्षेत्र में आते हैं और इनको भी काफी इस तरह से हम कह सकते हैं कि उत्सुकता है इनमें कि हम किस तरह से लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लें। समीकरण की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मौजूदा जो लड़ाई है वो पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और जो एनडीए के जो उम्मीदवार हैं विजय मांझी के से है। और चूंकि सुरक्षित सीट में ये आता है बिहार का जो गया क्षेत्र है और 9 विधानसभा क्षेत्र इसमें आते हैं, तो कहीं ना कहीं जो चुनाव आयोग की तैयारी है वो पूरी बिल्कुल ये इस मकसद के साथ में है कि पूरी तरह से निष्पक्ष चुनाव हो। और देखिए बिहार का जो ट्रेंड है ये, चूंकि आप जानते हैं कि बिहार हमेशा से सियासत की प्रयोगशाला कहा जाता है ये, तो यहाँ पे अगर हमने कुछ मतदाताओं से भी बात किया तो उनका कहना है कि क्षेत्रीय मुद्दे तो है लेकिन विकास एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर भी है। विकास और सुरक्षा की बात इन्होंने की, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात की कि हम क्योंकि देश मजबूत रहेगा तो राज्य में विकास होगा, देश में विकास होगा, ऐसा मतदाताओं का कहना है। हमने तमाम मिलो जिलो जो मतदाता यहाँ पे है, तमाम आयु वर्ग के जो मतदाता है उनसे हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय मुद्दे जाहिर तौर पे भी उन्होंने जिक्र किया, लेकिन क्षेत्रीय मुद्दों की अपेक्षा जो विकास का मुद्दा रहा है कहीं ना कहीं वो यहाँ पे लोगों की जबान पे सर चढ़ के बोलता नजर आया ऐश्वर्या। लेकिन अभी फिलहाल चूंकि वोटिंग शुरू हुई है, लोग धीरे धीरे आ रहे हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए, तो ये और यहाँ पे खास बात ये भी है कि जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र यहाँ पे कुछ गया, औरंगाबाद, जमुई और नवादा के पास में जो कुछ थोड़ा बहुत है, वहां पर 4 बजे तक वोटिंग होगी और जो इसके अलावा जो मतदान केंद्र है वहां पे 6 बजे तक वोटिंग होगी। और चुनाव आयोग की पूरी कोशिश है कि हर तरह से मतदान निष्पक्ष और पारदर्शी हो। और बिल्कुल मोहम्मद फातिह टीपू, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है और जैसा आप बता रहे हैं कि अलग अलग मुद्दों को जहन में रखकर आज वोटिंग के लिए लोग निकल रहे हैं। मोहम्मद फातिह टीपू और अनिल दीवान, आप दोनों से मैं गुजारिश करूंगी कि हम आपके जरिए जो तमाम तस्वीरें हैं वो भी देखना चाहेंगे आज किस तरह से उत्साह लोगों में दिख रहा है। लेकिन एक और राज्य है जहां फिलहाल वोटिंग चल रही है। पहले चरण में तेलंगाना में सभी 17 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। 25 महिलाओं समेत 443 उम्मीदवार मैदान में हैं और मतदान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। निजामाबाद में 185 उम्मीदवारों को देखते हुए अतिरिक्त चुनाव कर्मी तैनात किए गए हैं। सबकी निगाहें निजामाबाद लोकसभा सीट पर हैं, जहां से 178 निर्दलीय समेत 185 उम्मीदवार मैदान में हैं। निर्वाचन अधिकारियों ने सभी मतदान केंद्रों पर 12 बैलेट यूनिट, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के लिए एक कंट्रोल यूनिट और एक वीवीपैट मशीन की व्यवस्था भी की है। निजामाबाद में 600 इंजीनियरों की सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जबकि बाकी राज्य में 300 इंजीनियर तैनात किए गए हैं। तेलंगाना में जिन प्रमुख उम्मीदवारों पर सबकी नजरें हुए हैं उनमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उत्तम कुमार रेड्डी के अलावा तेलंगाना राष्ट्र समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता और चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए राज्य के पूर्व मंत्री DK अरुणा शामिल हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान हो रहा है। चुनाव आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए हुए हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 91 सीटों पर आज मतदान हो रहा है और इसके लिए 1,70,000 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 14,21,69,000 से ज्यादा मतदाता 1,279 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। पहले दौर में जो मतदान हो रहा है उसमें आंध्र प्रदेश की सभी 25 सीटें शामिल हैं और तेलंगाना की 17 सीटें भी हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान हो रहा है जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आती है। महाराष्ट्र की 7, असम की 5 सीटें हैं, बिहार और ओडिशा की 4-4 सीटें हैं। साथ ही अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर और मेघालय की भी 2-2 सीटें शामिल हैं।
वहीं बात करें अगर उत्तर पूर्व की तो मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम आज मतदान कर रहा है। छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की एक एक सीट भी आज यहां पर भी मतदान हो रहा है। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, तेलंगाना और उत्तराखंड की सभी संसदीय सीटों में पहले चरण में यानी इसी चरण में मतदान संपन्न हो जाएगा। बड़े दिग्गजों की बात करते हैं जिन पर आज सबकी नजरें टिकी हुई हैं, तो कई दिग्गज हैं जो आज अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और इनमें महाराष्ट्र की नागपुर सीट पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी का मुकाबला कांग्रेस के उम्मीदवार नाना पटोले से है। अरुणाचल प्रदेश की अरुणाचल पश्चिम लोकसभा सीट से इस बार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और बीजेपी नेता किरेन रिजिजू मैदान में है और उनका सामना पूर्व मुख्यमंत्री नबाम तुकी से है। अल्मोड़ा लोकसभा सीट पर बीजेपी के अजय टम्टा का मुकाबला कांग्रेस के प्रदीप टम्टा से है। वहीं कुछ और सीटों की बात करें तो जम्मू लोकसभा सीट पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं। यहां बीजेपी के जुगल किशोर शर्मा का मुकाबला कांग्रेस के रमन भल्ला से है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार संजीव बालियान और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह के बीच सीधा मुकाबला है। बागपत लोकसभा सीट पर इस बार मौजूदा केंद्रीय मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार सत्यपाल सिंह और एसपी बीएसपी आरएलडी गठबंधन से आरएलडी कैंडिडेट जयंत चौधरी में सीधी लड़ाई है। वहीं उत्तराखंड की नैनीताल लोकसभा सीट पर बीजेपी के अजय भट्ट और पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस उम्मीदवार हरीश रावत के बीच मुकाबला है। वहीं बिहार की गया लोकसभा सीट पर भी कड़ा मुकाबला है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का मुकाबला जेडीयू के विजय मांझी से है। तो गया सीट पर हिंदुस्तान अवाम मोर्चा जो कि गठबंधन के उम्मीदवार हैं जीतन राम मांझी, उन पर भी सबकी नजरें हैं। गाजियाबाद से केंद्रीय मंत्री वीके सिंह मैदान में हैं। पिछले चुनाव में एक बड़े अंतर से उन्होंने जीत हासिल की थी। गाजियाबाद लोकसभा सीट पर वीके सिंह बीजेपी के उम्मीदवार, इसके अलावा लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार चिराग पासवान एक बार फिर जमुई सीट से मैदान में हैं। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार हंसराज गंगाराम अहिर चंद्रपुर लोकसभा सीट से मैदान में हैं। महेश शर्मा गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में। साथ ही खम्मम लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार रेणुका चौधरी मैदान में हैं। और इस समय उत्तर प्रदेश की गौतम बुद्ध नगर सीट का रुख करेंगे। यहां पर विपिन चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन, महेश शर्मा का बीएसपी के सतबीर नागर से यहां सीधा मुकाबला है। फिलहाल गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो सुबह सुबह आपको किस तरह का जोश मतदाताओं में दिखाई दे रहा है? जी प्रीति, यहाँ पर अगर मतदाताओं की बात करें तो काफ़ी जोश और उत्साह नज़र आ रहा है। जिस समय से वोटिंग स्टार्ट हुई थी उससे पहले से ही लोग आने शुरू हो गए थे यहाँ पर। और अगर इस सीट का समीकरण की बात करें तो गठबंधन के उम्मीदवार सतबीर नागर से यहाँ महेश शर्मा का सीधा मुकाबला है। हालांकि पिछले 2014 के चुनाव में वो 2,80,000 वोटों से जीते थे और काफ़ी बड़ी जीत थी और अहम थी। लेकिन यहाँ पर हर एक पार्टी ने इसे प्रतिष्ठा की लड़ाई बनाया हुआ है। इसीलिए यहाँ पर पार्टी अध्यक्ष से लेकर और जो स्टार प्रचारक हैं दूसरी पार्टियों के, वो सब अपनी पूरी ताकत यहाँ पर झोंक रहे हैं। लगातार यहाँ पर रैलियाँ की हैं, मीटिंग की हैं। और ये गौतम बुद्ध नगर सीट में 5 विधानसभा आती हैं, जिसमें पांचों की पांचों इस समय भारतीय जनता पार्टी के लिए है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये एक प्रतिष्ठा की लड़ाई है, क्योंकि पूरे अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो नोएडा एक ऐसी जगह है जहां से उत्तर प्रदेश को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। तो यहाँ पर जिस भी पार्टी की यहाँ पर कैंडिडेट जीतता है उसके लिए काफ़ी अहम हो जाता है।
और अगर हम सतवीर नागर की बात करें, जो गठबंधन के उम्मीदवार हैं, वो काफ़ी कड़ी टक्कर दे रहे हैं और इस बार, क्योंकि अगर बात करें 2009 लोकसभा चुनाव की, यहाँ पर बीएसपी कैंडिडेट जीते थे, जिसकी वजह से यहाँ पर महागठबंधन के उम्मीदवार से कड़ी टक्कर मिलने की उम्मीद है। लेकिन महेश शर्मा जिस तरह से 2,80,000 वोटों से पिछला इलेक्शन जीते हैं, तो उन्हें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी यहाँ पर जीतने के लिए। मार्जिन बेशक कम हो सकता है, लेकिन अगर सीट की बात करें 5 विधानसभा के नज़रिए से देखें तो नोएडा, दादरी, जेवर, खुर्जा और सिकंदराबाद, पांचों में बीजेपी का कब्जा होने के साथ बीजेपी के लिए ये अहम हो जाता है कि यहाँ पर उनका लोकसभा भी कैंडिडेट जीते और भारी मार्जिन से जीते। इसलिए पूरी ताकत इस नोएडा कॉन्स्टिट्यूएंसी और गौतम बुद्ध नगर पे लगाई हुई है पार्टी ने। इससे पहले यहाँ पर बड़े बड़े नेता जो गठबंधन के हैं, मायावती भी यहाँ पर आई थी, उससे पहले दूसरे बड़े नेता भी यहाँ पर अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं, अपने कैंडिडेट को जिताने की अपील भी की थी। और महेश शर्मा भी यहाँ पर अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह कड़ा मुकाबला ना हो। Right, but Vipin, a very interesting contest here is seen in Gautam Budh Nagar. But you know, all the political parties are claiming that the arithmetic actually favors them. But you know, speaking about the fact, this particular Gautam Budh Nagar, of course, political analysts are saying that much really will depend on how the urban voters vote today in this phase. Of course, the alliance of the BSP, SP and RLD are relying on the rural votes here. But it will be very interesting to see how the urban voters vote in this phase, isn't it? जी ऐश्वर्या, यहाँ पर अगर देखें तो अर्बन और रूरल लगभग बराबर मतदाता हैं। इस समय 22 लाख से ज़्यादा मतदाता हैं यहाँ पर और लगभग बराबर की स्थिति है। लेकिन रूरल वोटर अगर देखें तो ज़्यादा जेवर, दादरी, खुर्जा, सिकंदराबाद की तरफ है। नोएडा में अर्बन एरिया है पूरा, यहाँ पर वोटर्स का मैक्सिमम होता है। अगर विधानसभा की भी बात देखें तो हम यहाँ पर मैक्सिमम वोटर्स ने अपना वोट कास्ट किया था। तो अर्बन वोटर्स भी काफ़ी निकल कर आते हैं और ग्रामीणों में भी काफ़ी उत्साह यहाँ पर देखने को मिलता है और बराबर वोटिंग होती है। पिछली अगर हम वोटिंग की बात करें तो 60-61% के बराबर वोटिंग हुई थी। लेकिन इस बार जिस तरह का उत्साह मतदाताओं में नज़र आ रहा है, उससे देखते हुए लग रहा है कि वोट प्रतिशत बढ़ने के आसार हैं। जी ऐश्वर्या। Right, and Vipin, speaking about of course, the BSP, SP and RLD alliance, they are relying on the rural votes here. But you know, the very fact of the matter is that ever since the BJP came to power at the centre and the state, it has been really investing a lot as far as this particular area is concerned. We saw a new airport in the area. Of course, there was a Samsung, a Vivo Mobile, and higher as well in this particular region. So a lot of investments, big ticket investments really happening in this particular area, isn't it? ऐश्वर्या, ये बेहद खास है क्योंकि अगर पिछले 5 सालों की हम बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश में जितना डेवलपमेंट और जितनी योजनाएं और परियोजनाएं गौतम बुद्ध नगर सीट पर आई हैं, शायद ही किसी दूसरी तरफ गई हों। केंद्रीय मंत्री रहते हुए महेश शर्मा ने यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की तरफ से भी कई अहम फैसले लिए हैं और जेवर एयरपोर्ट का भी शुभारंभ यहाँ पे करवाया है इन्होंने। तो वो कहीं ना कहीं इनके लिए एक प्लस पॉइंट है और काफ़ी सारी योजनाएं भी यहाँ पर प्रधानमंत्री ने भी शुरुआत की है। मेट्रो का विस्तार यहाँ पर हुआ है जो काफ़ी आगे तक लेकर गए हैं। तो वो कहीं ना कहीं महेश शर्मा के फेवर में जाता है और जिस तरह का डेवलपमेंट इन 5 सालों में हुआ है नोएडा में, गौतम बुद्ध नगर सीट में, वो काफ़ी अहम है। Absolutely. So a big, of course, important area, Gautam Budh Nagar. Dr. Mahesh Sharma of the BJP is, of course, seeking a re-election on a BJP ticket. Of course, he's pitted against the alliance candidate Satvir Nagar of the BSP and Dr. Arvind Singh of the Congress party and 10 other candidates as well. And Preeti? तमाम और रिपोर्टर हैं जो लगातार हम तक पल पल का अपडेट पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा अनु दीवान बहरामपुर ओडिशा से हमारे साथ जुड़ी हैं। अनु, क्या आप इस वक्त मुझे सुन पा रही हैं? चलिए, हम अपडेट लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि इस दौर में असम में लोकसभा की 5 सीटें भी शामिल हैं जहां पर वोटिंग हो रही है और ये 5 सीटें हैं लखीमपुर, तेजपुर, कलियाबोर, डिब्रूगढ़ और जोरहाट, जिन पर आज मतदान हो रहा है।
स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के लिए सभी उपाय किए गए हैं। सुरक्षा के लिए सभी मतदान केंद्रों पर सशस्त्र बलों को तैनात किया गया है। अंतर्राज्यीय सीमाओं और भारत भूटान सीमा पर कड़ी सतर्कता बरती जा रही है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। मेघालय में लोकसभा की 2 सीटें हैं, शिलोंग और तुरा, जहां पर आज वोट डाले जा रहे हैं और इन सीटों पर 9 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। करीब 3000 से ज्यादा मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही विधानसभा की सेला सीट के उपचुनाव के लिए भी आज मतदान हो रहा है। वहीं मिजोरम में एकमात्र लोकसभा सीट के साथ साथ विधानसभा की आइजोल पश्चिम 1 सीट के उपचुनाव के लिए भी मतदान हो रहा है। इस सीट पर 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। यहां ब्रू मतदाताओं के लिए विशेष प्रबंध भी किए गए हैं। वहीं इस दौर में नागालैंड की 1 सीट पर भी मतदान हो रहा है, जहां 4 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। त्रिपुरा की बात करें तो वहां की भी 1 सीट पर मतदान जारी है और इस सीट पर कुल 13 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं उत्तर पूर्व का एक राज्य सिक्किम, जहां पर विधानसभा की 32 सीटों और लोकसभा की एकमात्र सीट के लिए भी वोटिंग हो रही है और हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन ने यहां मतदाताओं से बातचीत की है। आप फर्स्ट वोटर हैं यहाँ के? हाँ, फर्स्ट वोट डाला है। क्या सोच के वोट डाले? सोच तो हमारा अच्छा सरकार चाहिए, स्थायी सरकार चाहिए, अच्छा वाला विकास करने वाला सरकार चाहिए, बस वही सोच करके वोट डाला है। वोट डाल दिया आपने? हाँ, वोट डाल दिया। क्या सोच के वोट डाला? सोचना तो क्या, यही अब हमारे लिए अच्छा हो, भावी पीढ़ी के लिए अच्छे हो, अब ये जो अभी का यंग जनरेशन के लिए अच्छा हो, सभी के लिए अच्छा हो, यही सोच के। आप पहली बार तो नहीं दे रहे हैं ना? नहीं सर। नहीं। आप कितने जगह वोट डालेंगे? आप 2 जगह में। 2 जगह लोकसभा और विधानसभा के लिए? हाँ जी, हाँ जी। ओके, क्या सोच के वोट डाल रहे हैं? अभी वोट तो अभी कोई भी अब अच्छा सरकार आ सकता है तो अच्छा सरकार आना चाहिए। सिक्किम के बारे में कहते हैं काफी शांत प्रदेश रहा है और शांति से यहाँ चुनाव हो रहे हैं। मतदान का प्रतिशत भी 80 से ज्यादा ऊपर जाता है। इस बार प्रतिस्पर्धा 4 दलों के बीच में है, 2 क्षेत्रीय दल, 1 नया क्षेत्रीय दल और 2 राष्ट्रीय दल बीजेपी और कांग्रेस। देखना यह है कि शाम तक मतदान का प्रतिशत कितना होता है सिक्किम में। वैसे सिक्किम को भारत का तीसरा सबसे ज्यादा साक्षर प्रदेश माना जाता है। शांत लोग हैं, अच्छे लोग हैं और मतदान में काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। सिक्किम भारत का एक स्पेशल स्टेटस वाला भी राज्य है। 371F यहाँ लागू है, जिसमें कि भारत सरकार सिक्किम को एक विशेष आदर और सम्मान देती है। तो राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन DK पांडे के साथ इस सिक्किम के थांगचेन सेकेंडरी स्कूल पोलिंग बूथ से मैं अखिलेश सुमन। तो सिक्किम विधानसभा की 32 सीटों और लोकसभा की यहाँ 1 सीट है, जिसके लिए आज वोटिंग हो रही है। विधानसभा चुनाव में 9 निर्दलीयों समेत 150 उम्मीदवार इस बार चुनाव मैदान में हैं। सिक्किम लोकसभा सीट के लिए 2 निर्दलीय समेत 11 उम्मीदवार आज अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सिक्किम विधानसभा की सभी 32 सीटों पर एक ही चरण में मतदान हो रहा है और राज्य में चुनाव के कड़े सुरक्षा के प्रबंध भी किए गए हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग की अगुवाई में सत्तारूढ़ सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट एक बार फिर राज्य में वापसी की कोशिश में लगी हुई है। राज्य के मुख्यमंत्री चामलिंग 5 बार यहां के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और 6ठी बार मैदान में उतरे हैं, जहां उन्हें सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, बीजेपी और कांग्रेस के अलावा हमरो सिक्किम पार्टी से भी चुनौती मिल रही है। पवन कुमार चामलिंग के नेतृत्व वाली सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट और विपक्ष की सिक्किम क्रांतिकारी पार्टी सभी 32 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस 24 और बीजेपी ने 32 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। तो सिक्किम एक ऐसा राज्य जहां विधानसभा के लिए भी मतदान हो रहा है, यानी राज्य की सरकार भी आज यहां के मतदाता चुन रहे हैं और साथ ही जो लोकसभा की 1 सीट है उस पर भी वोटिंग हो रही है। सिक्किम जहां एक तरह से क्षेत्रीय पार्टियों का वर्चस्व कायम रहा है एक लंबे समय से, इस बार देखना होगा कि मुकाबला कितना दिलचस्प है। जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो काफी जद्दोजहद में हैं कि सिक्किम में भी वो अपनी जगह बनाएं। तो मतदाता इस बार भी क्षेत्रीय पार्टियों पर ही अपना भरोसा दिखाते हैं या फिर राष्ट्रीय पार्टियों की एंट्री भी सिक्किम में हो पाती है, देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि सुबह से ही यहां पर भी मतदाताओं की लंबी कतारें देखी जा रही हैं और सिक्किम के मतदाता भी जागरूक होकर आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। और हमारी भी आपसे अपील है
कि बड़ी संख्या में घर से निकलिए और अपने मताधिकार का प्रयोग आज जरूर करिए। Of course, Sikkim is going for elections to 32 assembly seats and 1 Lok Sabha seat. The country's, of course, longest-serving Chief Minister Pawan Kumar Chamling is in the fray for a record 6th term in office. So, a very significant election there in Sikkim as well. More than 4 lakh voters are going to cast their votes for the assembly as well as parliamentary elections. Of course, Chamling is contesting from 2 constituencies, but very interesting contest in Sikkim is also because ex-footballer Baichung Bhutia is also in the fray this time. और अब बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां पहले चरण की 7 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है और जिन लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है उनमें वर्धा, रामटेक, नागपुर, भंडारा गोंदिया, गढ़चिरौली, शिमूर, चंद्रपुर और यवतमाल वाशिम सीटें शामिल हैं। सभी 7 सीटों पर कुल 116 उम्मीदवार हैं जो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बीजेपी शिवसेना गठबंधन को कांग्रेस एनसीपी गठबंधन से कड़ी चुनौती मिल रही है। इसके अलावा बीएसपी ने भी अपने उम्मीदवार को उतारकर मुकाबले को काफी दिलचस्प बनाया है। इस सीट पर बीजेपी के मौजूदा सांसद नितिन गडकरी एक बार फिर मैदान में हैं और नागपुर में नितिन गडकरी का मुकाबला कांग्रेस के उम्मीदवार नाना पटोले से है। महाराष्ट्र में कुल 48 लोकसभा सीटें हैं जिनमें से 7 सीटों पर आज मतदान हो रहा है और पहले चरण में मतदान की 7 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। नागपुर के मतदान केंद्र पर मतदाताओं से बात की हमारे संवाददाता रविंद्र सिंह शोरान ने। डेवलपमेंट हो गया, उसके बाद हमारी इकोनॉमी हो गई, एक थोड़ा सा नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद का मुद्दा भी हम उसमें बोल सकते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं, मतलब विकास सबसे बड़ा है। नौजवानों को कैसे रोजगार मिलेगी उस पर भी एक मुद्दा है। कैसा एक्सपीरियंस होता है फर्स्ट टाइम वोट डालने का? एक्चुअली वोटिंग इज द बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी इंडियन सिटीजन। सो एज अ यूथ my first vote is very important. किन मुद्दों को देख के आपने वोट डाला है? आपके जहन में क्या मुद्दे हैं? ओवरऑल डेवलपमेंट, विकास जो होता है सिटी का, जो कि बेसिक जो एमिनिटीज होती है सिटी में वो होना और यूथ को देखते हुए जो कुछ भी बेसिक नीड्स होती है, हाँ, इफ दैट इज फुलफिल्ड देन वो बहुत अच्छा है। विकास, पानी, सिर्फ रास्ते से काम नहीं होगा, पानी चाहिए, महिलाओं की सुरक्षितता चाहिए। पुलिस की तरफ से यहाँ चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं। विदर्भ के इस इलाके में जो है जहाँ पर वोटिंग है उसमें गढ़चिरौली भी आता है। गढ़चिरौली नक्सल जो इफेक्टेड एरिया है और वहाँ के लिए विशेष तौर पर प्रबंध यहाँ सुरक्षा के किए गए हैं। सीआरपीएफ, बीएसएफ और एसपीआरएफ की टीम जो है स्टेट पुलिस रिजर्व फोर्स की वो लगाई गई है और कोशिश वहाँ पर यही चुनाव आयोग कर रहा है सबको संदेश देने की कि डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है और हर तरीके से पुख्ता प्रबंध यहाँ पर कर लिए गए हैं और किसी भी धमकी से डरने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी फीवर, किसी भी डर और भय के मुक्त होकर सब मतदाता चुनाव में हिस्सा लें। नागपुर से कैमरामैन विनोद और रियासत के साथ रविंद्र सिंह शोरान, राज्यसभा टीवी। तो महाराष्ट्र की 7 सीटों पर आज वोटिंग है। तो वहीं आंध्र प्रदेश का रुख करेंगे जहां 25 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। यहां 319 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज होना है। मतदान के लिए आंध्र प्रदेश में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और पूरे राज्य में 45,920 मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। And our colleague Kriti Mishra is now joining us from Telangana. She's also keeping a very, very close eye on what is happening in Andhra Pradesh today as well. Kriti, as far as Andhra Pradesh is concerned, of course, this is a very significant day because we are seeing not only 175 assembly election seats going to polls, also 25 parliamentary seats are also going to polls today. And the state is witnessing a three-cornered fight. Of course, this is a very interesting state that we'll be keeping an eye on. Well, absolutely, Aishwarya. So Andhra Pradesh is all set to hold simultaneous Lok Sabha as well as assembly polls.
Security has been beefed up, of course, and there are around 85,000 polling personnel manning around 45,000 polling booths. In fact, special security arrangements have been made on wherever there are sensitive booths, and also shadow teams have been constituted in order to ensure that there's censure on illicit liquor as well as illicit cash. So certainly, Election Commission has made all the arrangements, and as you've pointed out, that it's a multi-cornered contest in Andhra Pradesh where the TDP, the YSRCP, the BJP, the Congress, and the Jan Sena are in the fray. Of course, it's a very interesting contest between the TDP and YSRCP because the YSRCP is trying to raise the power in the state from the ruling and incumbent TDP. It's a very interesting contest because the Congress is also trying to regain the lost political space, as well as the BJP is trying to ensure a decent victory in the state. So very interesting contest in Andhra Pradesh. Aishwarya? Absolutely. And Kriti, since you are in Telangana, we'd like to know from you, how does this situation look like in Telangana, because it is India's youngest state. It is going to polls in a single phase election today. What will happen in the result of the Telangana election would also be very keenly watched, because it will determine if KCR can fulfill his national ambition as well. Well, absolutely, Aishwarya. So battle lines are also drawn in Telangana as far as the ruling TRS is concerned, bolstered by the thumping victory that it received in the recently concluded assembly elections, wherein it won 88 seats. The Telangana Rashtra Samiti is absolutely confident of winning 16 out of 17 seats, because one seat, remember, Hyderabad, it has left to its friendly party, MIM. As far as the Congress is concerned, remember, when it bifurcated the state in 2014, it was taking a calibrated risk. It thought that its popularity would plummet in the residual Andhra Pradesh, where bifurcation was deeply resented, but it was betting on 17 seats in Telangana. But we've seen in the recently concluded assembly elections, as well as in 2014, the Congress has received drubbing, and it has been further demoralized by series of defections. But it is trying to put up a united front, and it is trying to put up a brave fight. As far as the BJP is concerned, the BJP is absolutely confident that parliamentary elections are different from assembly elections, and it is banking heavily on charisma of its leaders as well as central sector schemes. So interesting contest in Telangana as well. Aishwarya? And Kriti, since you are in you are in Nizamabad, there a very important question as far as Nizamabad concerned, because it is of course a very key constituency, and it is a very special constituency because there's so many candidates in the fray at the same time. We understand that the polling in this particular constituency is going to be open till 6 in the evening. Just get us more details on this particular constituency where you are in at the moment. Well, Aishwarya, 91 constituencies are going for polls today in the first phase of Lok Sabha elections. But remember, Nizamabad is cynosure of all eyes because it is in first of India's electoral history since the advent of EVMs that 12 EVMs are used in a particular Lok Sabha constituency. This EVM is of M3 make, which is a special EVM which allows the ballot units to be connected to one control unit. The Election Commission has made elaborate arrangements there. In fact, since the farmers got into fray in the electoral process, there around more than 170 farmers are in fray, and total number of candidates there is around 185, and 186th option is of Nota. So certainly a Herculean task for the Election Commission to ensure that the entire electoral process is peaceful and seamless. And the polling time, of course, is from 8 to 6 p.m. Why that elongated period is because the mock polling sessions that have to be conducted mandatorily before the electoral process, that is going to take a longer time. And as far as even the voters are concerned, because remember, they'll have to fetch for their options among the different 185, 186 options. So that also is going to take a longer period of time. So that's why the polling in Nizamabad would be from 8 to 6 p.m. Aishwarya? Right. And in fact, Kriti is... yesterday was in Nizamabad. Today she is in Hyderabad, and she's tracking all those developments in Andhra Pradesh as well as Telangana as well. She is traveling a lot and getting us all the updates from both the states where elections are taking place today. और कृति, हैदराबाद से आप लगातार सुबह से जो मतदाताओं की तस्वीरें हैं वो हम तक पहुंचा रही हैं, और आज जाहिर तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा जो बात करने का दिन है वो मतदाताओं की बात करने का दिन है. हम चाहेंगे कि अगर आप
दिखा पाए तस्वीरें। और इस समय आप देख रहे हैं कि जो दिग्गज हैं वो भी मतदान के लिए बाहर निकल चुके हैं और प्रफुल्ल पटेल ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। यानी आम लोगों के साथ साथ सुबह से ही जो खास लोग हैं वो भी मतदान के लिए निकल रहे हैं और प्रफुल्ल पटेल अपना वोट डालते हुए। आप देख रहे हैं आम लोगों की भी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। महिलाएं, बुजुर्ग, युवा सभी बड़ी तादाद में लोकतंत्र के इस पर्व में शामिल होने के लिए सुबह से ही घरों से निकल चुके हैं। और इस समय हम उत्तर पूर्व के राज्य सिक्किम का रुख करेंगे, जहां हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, छोटा सा राज्य और हम जानते हैं क्षेत्रीय पार्टियों का वर्चस्व और राष्ट्रीय पार्टियां इस बार काफी जोर लगा रही हैं। इसके अलावा जो नई क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो भी पूरा जोर लगा रही हैं ताकि जो चामलिंग है उनको चुनौती दी जा सके। एक छत्र लंबा राज रहा है उनका। फिलहाल किस तरह से दिलचस्प मुकाबला और सुबह सुबह क्या बताएंगे आप लोगों के उत्साह को लेकर? देखिए, सुबह सुबह हम 6:45 बजे यहाँ पहुंच गए थे और जब हम यहाँ पहुंचे इस बूथ का नाम है तथांगचिन सेकेंडरी स्कूल। ये इस सिक्किम में है, गंगटक से थोड़ा सा दूर है। सुबह सुबह ही हमने देखा कि लोग, महिलाएं और पुरुष A very important state elections for 32 assembly seats and 1 Lok Sabha seat is taking place there. It is also very interesting state because the country's longest serving Chief Minister Pawan Kumar Chamling is in the fray and he is looking for a 6th term in office. And the Election Commission, of course, has taken all the steps to ensure that the elections here also are free and fair, because the number out of the total 567 polling stations here, 120 polling stations have been identified as critical. The security in the area, of course, has been beefed up as the elections to 32 assembly seats and 1 Lok Sabha seats take place today. बिल्कुल। तो सिक्किम आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहा है। विधानसभा चुनाव के साथ साथ लोकसभा की एक सीट पर भी मतदान हो रहा है। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, तो पहले चरण में उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटें हैं आज जो शामिल हैं और यहां मतदान हो रहा है। हमारे संवाददाता विपिन चौहान ने नोएडा में मतदान केंद्र जाकर मतदाताओं से बात की। नोएडा में मतदान शुरू हो चुका है। इसमें बहुत उत्साह है, लोगों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं लोकतंत्र के इस पर्व पर। आइए बातचीत करते हैं कुछ वोटर से जो वोट डालकर आए हैं। मैम, क्या उम्मीदें हैं इस बार आपको कैंडिडेट से और वोट डालकर कैसा लग रहा है? नहीं, वोट डालना तो हमारा अधिकार है और हमारे को ये इस चीज़ को ज़रूर करना चाहिए। और वोट डालने के बाद हम ये चाहते हैं कि जिस भी नेता को हम चुन के आएँ वो हमारी सुरक्षा, हमारे सेक्टर के लिए भी, हमारे देश के लिए भी, हमारे प्रदेश के लिए भी काम करेंगे। ये हमारे को उनसे उम्मीद है। मैम, देखा जाता है मतदान के लिए लोग ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लेते। पिछली बार भी 60% मतदान हुआ था इस सीट पर। और आप क्या कहेंगे कि ऐसे वोटर निकलकर घर से बाहर आएं और अपना उम्मीदवार चुनें? बिल्कुल, हम लोगों ने अब की बार बहुत प्रयास किया है कि हम लोग घर घर जाकर के लोगों को बोलें कि ये उनको जरूर करना चाहिए। ये हमारा महापर्व है, इसमें उनको जरूर भाग लेना चाहिए। हम लोग फोन करके, हम लोग की ड्यूटी लगाई गई है सेक्टर में जाके महिलाओं को फोन करके बोलें कि आइए आइए, पहले मतदान फिर जलपान। यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर सीट पर नोएडा में मतदान केंद्र के बाहर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। लोग लगातार अपना वोट कास्ट कर रहे हैं और घरों से निकलकर मतदान केंद्रों तक लंबी लंबी कतारों में भी इंतजार करने से वो पीछे नहीं हट रहे हैं। नोएडा से कैमरामैन निहाल के साथ विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। तो मतदाता काफी जागरूक नजर आ रहे हैं और जिस तरह से यहाँ एक मतदाता ने बोला भी कि पहले मतदान फिर जलपान, यानी बाहर निकलिए और वोट करिए, हमारी भी ये अपील है। अब हम बात करेंगे बिहार की, जहां 4 लोकसभा सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। गया में हमारे संवाददाता मोहम्मद फातेह टीपू ने मतदाताओं से बात की। देश का विकास और सुरक्षा ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। जब चीजें नियमों से चलेगी ना तो सारी चीजें सही होगी। एम्प्लॉयमेंट, प्रोग्रेस, बेटर एजुकेशन, फॉर सेफ्टी फॉर स्टूडेंट, दैट इज अ मैटर फॉर द वोटिंग फॉर मी। ये मतदान तो खैर अपने लिए जरूरी है, लोकतंत्र के लिए जरूरी है, देश के लिए जरूरी है, लेकिन हाँ, विकास हो, क्षेत्र का विकास हो। आज हम लोग लोकतंत्र का महापर्व मनाने के लिए आए हैं और जो हमारे स्थानीय मुद्दे हैं
हम उस तरह के उम्मीदवार को जिताकर वहां पर भेजेंगे जो समाज का विकास कर सके, देश की रक्षा कर सके और एक अस्थायी सरकार बना सके। 28 लाख से ज्यादा वोटर इस बार यहाँ पे हैं, जिसमें से करीब सबसे खास बात यह है कि 46,000 युवा मतदाता इस बार लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा ले रहे हैं। फिलहाल सवेरे से ही लोग लाइनों में खड़े होकर के अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। गया कॉलेज से कैमरामैन अविनाश के साथ मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी, गया। तो ये तमाम आम लोगों की तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं जो वोट कर रहे हैं। इसके अलावा खास लोग भी बाहर निकल रहे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू ने भी सुबह सुबह ही अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। आंध्र प्रदेश जाहिर तौर पर उनकी बड़ी साख लगी हुई है और यहाँ पर आम मतदाता तो निकले ही हैं। खुद चंद्रबाबू नायडू ने भी सुबह सुबह अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। All right, let's go across to Kriti Mishra, who is joining us from Hyderabad. Kriti, we just saw there Chandrababu Naidu there casting his vote. But since you are in Hyderabad, would like to know from you. Of course, AIMIM has been a very significant party in this particular. It is a bastion. But how does the situation look like here? Of course, other parties are also trying to make their inroads in this particular constituency as well. And you have also covered some of the rallies in Hyderabad, the situation. Tell us, how does the situation look like here today as Hyderabad is voting today? Well, one of the biggest concerns for Hyderabad, Aishwarya, like any other big cosmopolitan or metropolitan, is that of urban apathy. In fact, during the last assembly elections, the voter turnout was around 58%, and that was the biggest worry for the Election Commission. This time, the Election Commission has gone overboard with all the arrangements that it has done, and it has particularly gone on a massive voter awareness campaign, and it is hoping that the voter turnout would be better, and the urban apathy doesn't eclipse this entire festival of democracy that India is holding. So certainly special arrangements have been made by the Election Commission. But as far as the political equations are concerned, as you've mentioned that this is a stronghold of MIM for decades together. The MIM has been ruling the roost here. And this time also the TRS has supported MIM and has not fielded any candidate in Hyderabad because it considers MIM as its friendly party. But other national parties like the BJP and the Congress are also in the fray and are trying to wrest this seat from MIM. So certainly an interesting contest in Hyderabad. ऐश्वर्या, कृति, लगातार आप राजनीतिक समीकरण हमें बहुत अच्छे से समझा रही हैं, आसान शब्दों में समझा रही हैं, लेकिन हम चाहेंगे थोड़ा आप अपने पीछे अगर दिखा पाएं तो आज मतदाताओं का जोश किस तरह से हैदराबाद में भी नजर आ रहा है, दिखा पाएंगे इस समय आप? जी प्रीति, बिल्कुल जैसा कि मैंने ऐश्वर्या से भी कहा कि अर्बन एपैथी एक बड़ा इशू है इलेक्शन कमीशन के लिए, वो भी आज हमको कहीं ना कहीं दिख रहा है क्योंकि हमने देखा है पहले भी जब मैंने इलेक्शन कवर किया है तो जो दूसरे शहर है वहां पर सुबह से ही लोगों में काफी उत्साह दिखाई देता है, लेकिन कहीं ना कहीं अर्बन एपैथी हमें दिख रही है। अगर मैं अपने कैमरा पर्सन जुनैद जी से रिक्वेस्ट करूं कि आपको थोड़ा सा पैन करके कैमरा दिखाएं कि लोग आ तो रहे हैं लेकिन अभी ये जो गति है वो थोड़ी सी धीमी पड़ी है। शायद अभी लोग सुबह अपना नाश्ता करेंगे, उसके बाद निकलकर अपना जो मत है उसका प्रयोग करेंगे। जिस बूथ पर मैं खड़ी हूं एक ये VVIP बूथ है, यहां पर गवर्नर एक्सपेक्टेड है अपना वोट डालने के लिए। इसको एक मॉडल पोलिंग बूथ के तरह भी बनाया गया है और साथ ही जो हम बाकी पैरालाइंस में कह रहे हैं पिंक बूथ, ये भी पिंक बूथ है। लेकिन प्रीति, इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहां पर जो जितनी भी पर्सनल हैं, जो भी पोलिंग पर्सनल हैं, वो औरतें हैं, वो महिलाएं हैं, लेकिन इसका कलर पिंक नहीं है क्योंकि जो अपोजिशन पार्टीज थी उन्होंने इलेक्शन कमीशन को शिकायत किया था कि अगर आप मॉडल पोलिंग बूथ को या पिंक पोलिंग बूथ को पिंक कलर में रंगेंगे तो वो जो रूलिंग पार्टी है वो उसका रंग है, इसलिए वो पिंक नहीं होना चाहिए। इसलिए हम देख रहे हैं यहां पर आप देख सकती हैं कि जो पर्दे हैं वो व्हाइट हैं, जिस तरह का अरेंजमेंट किया गया है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। बाकी जगह जो होता है आप देख सकती हैं, जो दिव्यांग वोटर हैं उनके लिए एक व्हील चेयर का इंतजाम किया गया है, रेड कार्पेट, ग्रीन कार्पेट बिछाई गई है वोटरों के लिए, उनको काफी खास महसूस कराने के लिए। साथ ही बैठने का काफी अच्छा इंतजाम किया गया है, यहाँ पर पानी का इंतजाम है और जिस तरह से सारे पोलिंग पर्सनल हैं वो पूरा प्रोसेस मतदाताओं को आसानी से समझा रहे हैं ताकि मतदाताओं को कोई भी मुश्किल ना हो। तो कहा जा सकता है कि इलेक्शन कमीशन ने जो तैयारियां की हैं वो पूरी हैं। प्रीति,
Right, of course, all the arrangements in place, of course, at Hyderabad and the other constituencies as well, where elections are taking place. And there have been requests not only from us, but also from all the political parties and big leaders as well, calling upon people to come out in large numbers and vote today, because, of course, it is the big festival of democracy today. And in fact, Prime Minister Narendra Modi has also tweeted, he has said, 2019 Lok Sabha elections commence today. I call upon all those whose constituencies are voting in the first phase today to turn out in record numbers and exercise their franchise. I especially urge young and first-time voters to vote in large numbers. So there a tweet by Prime Minister Narendra Modi requesting all to come out in large numbers and cast their votes today. And of course, today is a very significant day. The first phase of the Lok Sabha elections have begun, and assembly elections have also been taking place in 4 states today. We'll get you all the updates from all the states which are voting today. We'll take a very short break. News and updates continue on the other side as well.